हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पे डेली 9 PM पर क्लासेस होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर 3-3.5 हज़ार लगभग MCQ तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अपने डाटा का प्रयोग कर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में जनसंख्या के आयु वितरण से संबंधित जनगणना आंकड़े समानता निम्न में से प्रभावित होते हैं। तो आप लोग बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भारत में जनसंख्या के आयु वितरण से संबंधित जनगणना आंकड़े समानता निम्न में से प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है डिजिटल वरीयता, बी ऑप्शन है कम जानकारी देना, सी ऑप्शन है अधिक जानकारी देना, डी ऑप्शन है कोई जानकारी नहीं देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, डिजिटल वरीयता जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए क्या दिया गया है कि जो शिक्षा है समाजीकरण का पर्यायवाची है। तर्क आर क्या दिया गया है, समाजीकरण वह एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक मूल्यों एवं मानकों को समाहित करता है। आपको क्या लगता है क्या करेक्ट होगा। हम कोट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कोट। तो ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्यों, क्योंकि जो अभिकथन दिया गया है कि शिक्षा समाजीकरण का पर्यायवाची है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, जो आर दिया गया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, व्यक्ति अपने अंदर सामाजिक मूल्यों एवं मानकों को क्या करता है, समाहित करता है। तो जो आर है ये जो है समाजीकरण का सही एक कथन का सही व्याख्या भी दे रहा है। ठीक है, समाजीकरण के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इसे कमेंट करें क्या राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है के श्रीनिवास, बी ऑप्शन है JR रेले, सी ऑप्शन है आशीष बोस, डी ऑप्शन है S चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो जो बीमारू राज्यों की संकल्पना है यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मिस्टर आशीष बोस जी। ठीक है, आशीष बोस जी जो हैं बीमारू राज्यों का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट कब दिया गया था, 1980 में। ठीक है, और बीमारू राज्यों से मतलब ये कोड फॉर्म में है और इसको कभी कभी जो है पूछा जाता है कि बीमारू राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसे आप डिकोड करें बीमारू को। तो बी से आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, और एम से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और ये जो रा है इससे हो जाएगा आपका राजस्थान। और ये जो ऊ की मात्रा है इससे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह बीमारू जो है राज्य का 4 राज्यों को इसमें रखा गया है, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह कब दिया गया था, किस सन में, 1980 में। और किसने दिया था, आशीष बोस ने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें और इस कोड को डिकोड भी याद करें रखें कि इससे क्या होगा। तो आप बहुत ही बेसिक है, आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो हमेशा दिमाग में छप जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट्स भी अपना ज़रूर कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निजातवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएं क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन है सूची बनाने की योग्यता, इंडेक्सैलिटी। बी ऑप्शन है परावर्तनीयता। सी ऑप्शन है सुगम ज्ञान भंडार। डी ऑप्शन है दस्तावेजी सिद्धांत। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बताइए, आप लोग कमेंट करें जल्दी से। तो जो ये निजातवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो निजातवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, सुगम ज्ञान भंडार जो है निजातवादी सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दी एंटीमोनीज ऑफ क्लासिकल थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है एरोन। बी ऑप्शन है हैबरमास। सी ऑप्शन है अल्थ्यूजर। डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दी एंटीमोनीज नाम ऑफ क्लासिकल थॉट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर महोदय ने दी एंटीनोमीज ऑफ क्लासिकल थॉट नामक बुक लिखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और हमारे चैनल पर बुक रिलेटेड जो एक रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड है। आपको अगर बुक से रिलेटेड सीरीज को रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो आप चैनल पे जाके आप सर्च करके आपको वह बुक का मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी सिद्धांत को यह कहते हुए आलोचना की है कि मार्क्सवादी सिद्धांत में नई सामाजिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया था जो मार्क्स अपने काल में अनुमान नहीं लगा सके थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बताएं जल्दी से। ए ऑप्शन है आलोचनात्मक सिद्धांत। बी ऑप्शन है उत्तर आधुनिक सिद्धांत। सी ऑप्शन है नव मार्क्सवादी सिद्धांत। डी ऑप्शन है उत्तर संरचनात्मकवाद सिद्धांत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो मार्क्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था और मार्क्सवादी सिद्धांत में अपने जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे उसमें ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें जो है मार्क्स की जो नई सामाजिक परिस्थितियाँ थीं उसका आकलन नहीं किया था और आलोचना किया था। मार्क्स की जो मार्क्स ने अपने काल में अनुमान नहीं लगा सके थे। उस समय की जो नई सामाजिक परिस्थितियाँ आने वाली थीं या थीं उस चीज़ों का मार्क्स ने जो है अनुमान नहीं लगा सके थे और यह कहते हुए उन्होंने मार्क्सवादी का आलोचना की है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? आप लोग बताएं जल्दी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नव मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, तो नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो हैं वह बताते हैं कि मार्क्स ने जो नई सामाजिक परिस्थितियाँ जो आने वाली थीं या थी उस टाइम की जो वह उस पर जो है मार्क्स ने अपनी राय नहीं दी है। ठीक है, तो इसीलिए नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो है मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये नव मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो है मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत को मतलब सुधार के लिए और जो कमियां रह गई थी वह कमियां बताने के लिए किस सिद्धांत का जन्म हुआ था? नव मार्क्सवादी सिद्धांत का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। सारे ही थिंकर जो हैं एक दूसरे के कंधे पे खड़े हुए मालूम पड़ते हैं। जब आप सारे सिद्धांत पढ़ेंगे और जानेंगे तो देखेंगे कि सारे लोग एक दूसरे की आलोचना या जो सुधार है उसकी बातें करते हैं या सामाजिक अध्ययन करके कोई नया तथ्य या फैक्ट बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं आप लोग। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। बी ऑप्शन है पीटर बर्जर। सी ऑप्शन है GW.F. हीगल। डी ऑप्शन है N. लकमैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड यह बुक किसने लिखी है? तो यह बुक लिखी गई है
GWF हीगल द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और भी बुक है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये बुक फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। कौन लिखा, किसने लिखा है? GWF हीगल। ठीक है, कहीं पे लिख के, अगर आपको बुक लिख के याद नहीं रहता है तो आप लोग जो है उस बुक का जो बुक आपको नहीं याद रहता है उसे आप जो है दीवारों पे लिख के टांग दें। कहीं पर भी आप किचन में, बाथरूम में, रूम में, कहीं पर भी आप लिख के रखें और वो फिर धीरे धीरे आप जितनी बार देखेंगे आपके माइंड जो है बैकअप करेगा और चीज़ें याद होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, बी ऑप्शन है राजनीतिक शक्ति, सी ऑप्शन है भूमि स्वामित्व, डी ऑप्शन है पवित्रता एवं प्रदूषण। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जातियों के मध्य जो है एक संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है। क्या इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेटिव है, बताएं आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पवित्रता और एवं प्रदूषण जो है यह जातियों के बीच एक दूरी बनाए रखने में सहायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? डी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसकी राय है कि कोलोनाइजेशन और हाउसवाइफाइजेशन के दोहरी प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई है इसने हाउसवाइफ को आर्थिक रूप से कैसा वर्ग बना दिया है? वंचित वर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यह स्टेटमेंट किसका है? यह राय किसने दी है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मेरिया माइन्स, बी ऑप्शन है स्विम पीटर, ठीक है ये स्विम पीटर है, सी ऑप्शन है नीरा देसाई, डी ऑप्शन है रोज मैरी प्रिंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताएं आप लोग कि जो क्लोनाइजेशन और हाउसवाइफाइजेशन की दोहरी प्रक्रिया है इससे जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था तो ज़रूर विकसित हुई है, लेकिन इसने जो हाउसवाइफ हैं इसको कैसा वर्ग बना दिया है? आर्थिक रूप से वंचित वर्ग। तो यह किसका कहना है? तो यह कहना है मेरिया माइन्स की। ठीक है, जो घर की हाउसवाइफ होती हैं वह अधिकतर घरों में जो है आर्थिक रूप से वंचित रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? आप देखिए, घर के कामों का जो है कोई भी मोल नहीं होता है। आप घर के सारे काम करें, इसके बाद फिर भी लोग यही कहेंगे कि आप घर पर रहकर करती क्या हैं। ठीक है, तो इन कामों का कोई मोल नहीं है और वही चीज़ जब नहीं होती है तब लोगों को लगता है कि हाँ कि काम रहता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि आप सारा काम करते हुए भी आपको लगेगा कि यह कोई इस काम का, कोई घरेलू काम का कोई मोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसका शोध दक्षिण एशियाई इतिहास के? तो ये जो कथन है ये इसी के संदर्भ में है, क्योंकि जो आप घर का कार्य करती हैं उसके आपको पैसे तो मिलते नहीं हैं। ठीक है, आपको बदले में क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आपके पास और भी तो ये चीज़ें होती हैं ना, ज़रूरतें। तो वो इसी संदर्भ में ये स्टेटमेंट है किसका? मेरिया माइन्स का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसका शोध दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रमुख औपनिवेशक और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यों से अलग करता है, जो अधीनस्थ समूहों के इतिहास के अतिरिक्त विशिष्ट वर्ग के इतिहास को अभिपुष्ट करता है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है AR देसाई, बी ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है डेविड हार्डीमैन, डी ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि किसका शोध ऐसा है जो दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रमुख औपनिवेशक और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यों से अलग करता है, जो कि अधीनस्थ जो समूह हैं उसके इतिहास के अतिरिक्त जो विशिष्ट वर्ग के इतिहास को अभिपुष्ट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो डेविड हार्डीमैन है इन्होंने दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रमुख औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यों से जो है अलग करता है, इनका जो अध्ययन क्षेत्र है, इन्होंने जो है अधीनस्थ समूहों के इतिहास पर अध्ययन किया है। ठीक है, अधीनस्थ समूहों का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है या गरीबी का प्रतिभास है, बी या सार्वभौमिक प्रतिभास है, सी या संस्कृत विशिष्ट नहीं है, डी या पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। तो यह जो घरेलू हिंसा के संबंध में कौन सा कथन जो है ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था, कमेंट करें आप लोग जल्दी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। और यह स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जो घरेलू हिंसा है यह गरीबी का प्रतिभास है, आपको क्या लगता है। तो जो घरेलू हिंसा है यह गरीबी अमीरी नहीं देखती, ठीक है, यह सब जगह होता है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। तो जो घरेलू हिंसा है यह अमीरों के यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी और गरीबों में भी, ठीक है। तो यह जो है यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। और यह सार्वभौमिक प्रतिभास है, ठीक है, यह संस्कृत विशिष्ट नहीं, ठीक है, यह कोई संस्कृत तो है नहीं, यह तो एक तरह की एक बुराई है, ठीक है, और एक तरह का अपराध है एक तरह से, ठीक है, बुराई क्या उससे बढ़कर अपराध है ये। और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है, बिल्कुल, ठीक है। जितना मानसिक क्लेश महिलाओं में रहता है उतना ही घरेलू हिंसा महिला और पुरुष और बच्चे भी इनमें शामिल है। और एक दूसरी बात यह है कि ये शारीरिक रूप से ही घरेलू हिंसा नहीं माना जाता है कि आपने 2-4 थप्पड़ लगा दिए, पीट दिए, ये घरेलू हिंसा हो गया, नहीं। अगर आप मानसिक रूप से भी दुर्व्यवहार करते हैं तो वह भी क्या होता है, घरेलू हिंसा की ही श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आप सोच समझ कर बोले अपने घर के लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा कि घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है, यह गरीबी का प्रतिभास है, ठीक है, यह सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी कथन है और कारण वाले क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए क्या कह रहा है बताइए आप लोग। विचलन है एनोमी, यह उप संस्कृति गरीबी, अवसरों की कमी एवं बेरोजगारी की समस्याओं के कारण है। बताएं क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। और आर हम तर्क भी पढ़ लेते हैं कि तर्क क्या दे रहा है। अभिकथन ए को पुष्ट करने के लिए कि जिस संबद्ध समूहों की जो सामाजिक परिस्थितियां विचलन उप संस्कृति के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन करें। तो आपको क्या लगता है बताएं आप लोग पहले ये कूट देख लें। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन क्या है, ए गलत है और आर सही है। डी ऑप्शन क्या है, डी ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह जो विचलन है एनोमी, यह जो है उप संस्कृति गरीबी, अवसरों की कमी और बेरोजगारी की समस्याओं के कारण होता है। बिल्कुल, जो विचलन जैसी समस्या है समाज की, वह जो है हमेशा उप संस्कृति गरीबी, अवसरों की कमी रहती है, बेरोजगारी रहती है। तो इन समस्याओं से ये होता है। तो संबद्ध समूहों की जो सामाजिक परिस्थितियाँ विचलन उप संस्कृति के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, यह जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आसानी से धीरे धीरे सॉल्व करने लगेंगे। आप जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपका बहुत ही इजी होती जाएंगी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जो उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन है हमारा दिया गया यहाँ पर। क्या है, हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ए आर देसाई, बी ऑप्शन क्या है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है एस एल शर्मा, डी ऑप्शन है आई पी देसाई। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत में जो उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण है तो उसके प्रभाव का अध्ययन किसने किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताएं आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एक मिनट, एस एल शर्मा, ठीक है, सॉरी, ये एस एल शर्मा जी हैं। इन्होंने भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, एस एल शर्मा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी जो है फ्लो में क्वेश्चंस गलत होते जाते हैं, लेकिन आप जो है क्वेश्चन को 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और 3 बार पढ़ें तो आपको जो है क्वेश्चंस एकदम आपको
करेक्ट याद आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में एकदम छप जाते हैं कि आपको तुरंत चीज़ें याद आ जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि याद करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो क्वेश्चन को गलत ना करने का सबसे अच्छा उपाय है कि वो क्वेश्चन कई बार पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कि क्या राइट आंसर होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है? बताएं आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है प्रसार एवं संस्कृति संक्रमण, बी ऑप्शन है उद्विकास एवं संस्कृति संक्रमण, सी ऑप्शन है उद्विकास एवं प्रसार, डी ऑप्शन है उद्विकास एवं पुनर्सृजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऐसा युग्म है, ऐसा जोड़ा है जो भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ऐसा युग्म बताना है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताएं आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रसार एवं संस्कृति जो संक्रमण है यह भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसने यह तर्क दिया है कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा आधारित है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है कैथरीन गफ, बी ऑप्शन है डी.एन. धनागरे, सी ऑप्शन है केसी अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है के.एल. गांगुली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताएं आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। लेकिन हम इसे जो है डाउटफुल में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह मैंने सर्च भी किया था कई जगह पे, लेकिन मुझे यहाँ पे सी ही मिला। तो हम इसे जो है बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। या जैसे ही मुझे कहीं पे मिलेगा, क्योंकि मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, तो हम इसे पिन कर देंगे, ठीक है, कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम इसे डाउटफुल में रखते हैं। और फिर हम आते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वचलन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो एक बात मान के चलिए कि कोई भी जो है 100% सर्वज्ञ नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, थोड़ी बहुत कमियाँ होगी, और फिर धीरे धीरे उसमें सुधार होता जाता है और चीज़ें ठीक होती जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वचलन के बारे में सही नहीं है? ए ऑप्शन है यह हस्तांतरण को कम करता है, बी यह कामगार और प्रबंधन के बीच द्वंद्व बढ़ाता है, सी ऑप्शन है यह वर्ग सचेतता में कमी लाता है, डी ऑप्शन है यह अंतर्निर्भरता को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कथन है जो स्वचालन के बारे में सही नहीं है? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, बताएं आप लोग। तो स्वचलन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है कि यह कामगार और प्रबंधन के बीच क्या बढ़ाता है? द्वंद्व, संघर्ष को बढ़ाता है। यह जो है स्वचलन के बारे में करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। आप लोग इसे जो हल्के में मत लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किसने कहा है कि तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा सृजित है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है समीर अमीन, बी ऑप्शन है फ्रैंक, सी ऑप्शन है रोस्टो, डी ऑप्शन है सुम्पीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो तीसरी दुनिया है इनकी समस्याएं जो है किसके कारण है? यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और प्रभुत्व के द्वारा सृजित है। तो यह किसने कहा है? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह कथन किसका है? एजी फ्रैंक का, ठीक है। फ्रैंक महोदय का यह स्टेटमेंट है कि जो आज की जो तीसरी दुनिया है, तीसरी दुनिया में कौन से लोग आते हैं? हाँ, हम सारे लोग, ठीक है, विकासशील देश। तो इन देशों की जो समस्याएं हैं यह किसके कारणवश है? यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद और व्यापार प्रभुत्व द्वारा सृजित है, ठीक है। इन्हीं यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण ही जो है तीसरी दुनिया की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है एजी फ्रैंक महोदय ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कभी कभी हॉर्न इतनी तेज़ से बजाते कि जैसे लगता है उस पर हाथ रख देते हैं तो 1 किलोमीटर चले जाएंगे वैसे ही।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण उपागम से संबद्ध है? बताएं आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन है साम्य और गरीबी विरोधी उपागम, बी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप के अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन में महिलाओं की सरोकारों की प्राथमिकता देना, सी ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता का रूपांतरण का आह्वान करती हैं, डी ऑप्शन क्या है ऊपर से नीचे की ओर उपागम। तो यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि महिला जो सशक्तिकरण उपागम है यह संबद्ध है, किससे संबद्ध है? बताइए आप लोग, चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। यह जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है महिला पुरुष पद सोपान, बी ऑप्शन है महिला पुरुष असमानता, सी ऑप्शन है महिला पुरुष भेदभाव, डी ऑप्शन है महिला पुरुष रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि महिला पुरुष शक्ति संबंध की जो संरचना है इसका आधार क्या होता है? बताएं आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो जो महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार है यह होता है क्या? महिला पुरुष पद सोपान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ठीक है, ताकि जिन्हें ज़रूरत हो वह सीरीज उन्हें मिल सके और रिवीजन वो लोग करें, और साथ ही साथ मुझे भी उत्साहवर्धन प्रदान मिलेगा मुझे भी उत्साह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से किसने आमने सामने की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, बी ऑप्शन है एच गारफिंकल, सी ऑप्शन है टी लकमैन, डी ऑप्शन है एम फूको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा कि आमने सामने की जो अंतःक्रिया है इसके विश्लेषण को अंतःक्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? बताएं आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इरविंग गॉफमैन। ठीक है, जो इरविंग गॉफमैन है इन्होंने आमने सामने की जो अंतःक्रिया का विश्लेषण है इसे क्या बताया है? अंतःक्रिया व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है अपर्याप्त जल की आपूर्ति, बी ऑप्शन है निर्धनता, सी ऑप्शन है सफ़ेद पोश अपराध, डी ऑप्शन है आवासीय इकाइयों की अधिक संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताएं आप लोग कि जो शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है। तो शहरी गंदी बस्ती में क्या क्या समस्या हो सकती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको एकदम याद आ जाएगा। तो अपर्याप्त जल की आपूर्ति शहरी गंदी बस्तियों में पाई जाती है, निर्धनता तो पाई ही जाती है, आवासीय इकाइयों की अधिक संख्या, थोड़े से ही जगह में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ये भी पाई ही जाती है। तो क्या नहीं पाया जाता है? सफ़ेद पोश। जो सफ़ेद पोश अपराध है यह जो है शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसी को श्वेत वसन अपराध कहते हैं, सफ़ेद पोश अपराध को। किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? सदरलैंड महोदय ने। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? बताएं आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, बी ऑप्शन है महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, सी ऑप्शन है महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा, डी ऑप्शन है यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जाँच करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका कार्य कौन सा नहीं है? बताएं आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ए ऑप्शन, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। यह कार्य जो है राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करता है। ठीक है, आंकड़ों का जो महिला संबंधित मामले या घटनाएं होती हैं उसके आंकड़ों का संग्रहण
महिला राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, जबकि महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, महिला संबंधी नीतियों के कानूनों की समीक्षा, यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच, यह सब की जाती है, लेकिन आंकड़ों का कि घर घर जाके आंकड़े बटोरे, ये सारे कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, सीधा से ये समझ लीजिए कि घर घर बटोर के कार्य आंकड़े नहीं बटोरती है महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, फिर हम आते हैं, मतलब इजी फॉर्म में आप याद कर सकते हैं ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पुस्तक ट्राइब, कास्ट एवं नेशंस के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आर नेस्फील्ड, बी ऑप्शन है एफ जी बेली, सी ऑप्शन है एल पी विद्यार्थी, डी ऑप्शन है बैडन पावेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो ट्राइब, कास्ट और नेशंस है, यह बुक किसने लिखा है? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एफ जी बेली। क्वेश्चन नंबर बी का करेक्ट 23 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, बी ऑप्शन है जननांगी संक्रमण, सी ऑप्शन है सतत विकास, डी ऑप्शन है अनियमित विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? क्या माना जाएगा? बताएं आप लोग। इसको कहा जाता है सतत विकास। ठीक है, ऐसा विकास जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सतत विकास। ठीक है, क्वेश्चन 24 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास के चरणों को 5 चरणों यथा परंपरागत समाज, उड़ान भरने, टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना, टेक ऑफ, परिपक्वता की ओर अग्रसर और परिपक्वता में वर्गीकृत किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन है वॉल्ट रोस्टो, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है एजी फ्रैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि आर्थिक विकास के लिए जो 5 चरण बताए गए हैं, जिसमें जो है परंपरागत समाज, उड़ान भरने, टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना, टेक ऑफ, ठीक है, और परिपक्वता की ओर अग्रसर और परिपक्वता में वर्गीकृत किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, वॉल्ट रोस्टो महोदय ने आर्थिक विकास को 5 चरणों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला चरण क्या है? परंपरागत समाज। ठीक है, और फिर दूसरा चरण क्या है? उड़ान भरने, टेक ऑफ की लिए पूर्व शर्तें। ठीक है, फिर तीसरा चरण क्या है? उड़ान भरना, टेक ऑफ। ठीक है, फिर चौथा चरण क्या है? परिपक्वता की ओर अग्रसर, और 5वां चरण क्या है? परिपक्वता। ठीक है, तो ये जो 5 चरण हैं आर्थिक विकास के, यह किसने बांटा है? वॉल्ट रोस्टो महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सारे लोग हमसे जुड़िए ताकि हम आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्म में याद करने के लिए तोड़ के आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्म में बताएंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है मृत्यु से जन्म की अधिकता, बी ऑप्शन है उत्प्रवासन से आप्रवास की अधिकता, सी ऑप्शन है बहिर्प्रवासन के से आंतरिक प्रवासन की अधिकता, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा कि जनसंख्या की जो स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? मृत्यु से ज़्यादा जब जन्म की अधिकता होती है तो जनसंख्या में स्वाभाविक रूप से क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? आर्थिक विकास का निर्भरता सिद्धांत का लैटिन अमेरिका में पहली बार किस वर्ष में प्रतिपादन किया गया है? तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा?
ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1955, डी ऑप्शन है 1960। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जो आर्थिक विकास का निर्भरता सिद्धांत है, यह लैटिन अमेरिका में पहली बार किस वर्ष में प्रतिपादन किया गया था? इसका कब प्रतिपादित हुआ था? आर्थिक विकास की निर्भरता, ठीक है, आर्थिक विकास की निर्भरता सिद्धांत है, यह लैटिन अमेरिका में कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम दिमाग में छाप लीजिए। 1950 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण किस उद्योग के माध्यम से हुआ? बताइए आप लोग क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन हम लोग 7वीं 8वीं 9वीं में बहुत पढ़े हैं। सोशल स्टडी जो था हम लोगों के पास सब्जेक्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते थे और साथ ही साथ ये जीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता था, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है लौह एवं इस्पात उद्योग, बी ऑप्शन है सूती कपड़ा उद्योग, सी ऑप्शन है खनन उद्योग, डी ऑप्शन है ऊन उद्योग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन जो ब्रिटेन था उसमें औद्योगिकरण किस उद्योग के माध्यम से हुआ था? बताइए आप लोग क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यह हमारे देश से भी जुड़ा हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, खूब हम लोगों ने रट के बोर्ड एग्जाम्स और 7वीं 8वीं का एग्ज़ाम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? किसने यह तर्क दिया है पंचायती राज और अन्य प्रजातांत्रिक की प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए ग्रामीण भारत में सामाजिक असमानताओं में परिवर्तन आया है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बिखरी असमानताओं से संचित असमानताओं की ओर, बी ऑप्शन है संचित से बिखरी असमानताओं की ओर, सी ऑप्शन है जाति से वर्ग असमानता, डी ऑप्शन है वर्ग से जाति असमानता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ऐसा तर्क किसने दिया है जो पंचायती राज है और अन्य प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए ग्रामीण जो भारत है यह जो है सामाजिक असमानताओं में परिवर्तन आया है। कैसा परिवर्तन आया है बताइए आप लोग। तो यह परिवर्तन आया है संचित से बिखरी असमानताओं की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो ये थिंकर्स से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आंद्रे बेते का कॉन्सेप्ट है, वहीं से यह क्वेश्चन लिया गया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम जो है आप लोग सपोर्ट करें तो धीरे धीरे थ्योरी क्लासेस भी ली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 1936, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1948, डी ऑप्शन है 1952। तो आप लोग बताएं कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित हुआ था। और बताइए घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है, और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये? 30 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ईस्वी में पारित किया गया था। हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम क्यों बनाया गया था? ठीक है, तो ऐसे विवाद जो औद्योगिक संबंधों में कोई असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं तो उसे औद्योगिक विवाद कहते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारतीय कृषि में किसने पूंजीवादी उत्पादन के तरीके की पहचान की है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है टिक्के उम्मन, बी ऑप्शन है उत्सव पटनायक, सी ऑप्शन है आंद्रे बेटे, डी ऑप्शन है DN धनागरे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय कृषि में किसने पूंजीवादी उत्पादन के तरीके की पहचान की है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? बी। जो उत्सव पटनायक जी हैं इन्होंने जो भारतीय कृषि है इसमें पूंजीवादी उत्पादन की तरीके की पहचान की है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है श्रमिकों का वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन है घटती हुई असमानताएं। सी ऑप्शन है मध्यम वर्गों का उदय। डी ऑप्शन है शिक्षा का विस्तार। तो औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी, तो आपको तुरंत ये आंसर याद आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से औद्योगिक समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? घटती हुई असमानताएं, ठीक है, यह जो है औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। जबकि श्रमिक वर्गीकरण विभेदीकरण पर निर्भर करता है, मध्यम वर्गों का उदय, शिक्षा का विस्तार, ये सब औद्योगिक समाज की विशेषता मानी जाती हैं। तो जो घटती हुई असमानताएं हैं, ये समाज की औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर रहे हैं आप। ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिर था और ना ही समानतावादी था? तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए आप लोग। बंगाल में ग्रामीण वर्ग की संरचना का अध्ययन किसने किया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है, यह तो ना तो कभी स्थिर रहा और ना ही कभी समानतावादी था। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एन.के. बोस। बी ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी। सी ऑप्शन है आंद्रे स्तुति, ये आंद्रे बेते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन है डी.एन. धनागरे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रामकृष्ण मुखर्जी। जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं, इन्होंने बंगाल के गांवों का अध्ययन किया, ठीक है, ग्रामीण वर्ग की संरचना की, और यह निष्कर्ष निकाला, यह कंक्लूजन निकाला कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है, यह कभी भी स्थिर नहीं था और ना ही कभी समानतावादी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, रामकृष्ण मुखर्जी। और इन्हीं से मिलता जुलता हुआ नाम है राधा कमल मुखर्जी जी का, ठीक है। तो उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन किस पर किया है? मूल्यों के समाजशास्त्र पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है स्वायत्त कार्य समूह। बी ऑप्शन है सह निर्धारण। सी ऑप्शन है उत्पादक सहकारी संस्थाएं। डी ऑप्शन है कामगारों का स्व प्रबंधन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है। तो औद्योगिक लोकतंत्र का क्या प्रकार नहीं है? स्वायत्त कार्य समूह, यह जो है औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रयोग किया है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे। सी ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी। डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग किसने किया है? अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो रामकृष्ण मुखर्जी जी, इन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया था। किसके लिए? ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? आर.के. मर्टन के अनुसार यदि ना तो लक्ष्यों की सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित किया जाता है और ना ही संस्थागत मानकों को अपनाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे क्या कहा जाएगा? मर्टन का नवीकरण, विधिवाद, निवर्तनवाद या विद्रोह, क्या कहा जाएगा? जब जो है मर्टन के अकॉर्डिंग, जब ना ही लक्ष्यों को सांस्कृतिक रूप से अनुमोदित किया जाता है और ना ही संस्थागत मानकों को अपनाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है निवर्तनवाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए थे? 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है स्कूल पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल करना। बी ऑप्शन है स्कूल पाठ्यक्रम में संस्कृत शामिल करना। सी ऑप्शन है स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित शामिल करना। डी ऑप्शन है स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शामिल करना।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए कैसे कदम उठाए गए थे? तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के संवर्धन के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को शामिल करना और स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता का कार्यक्रम शामिल करना। तो यहाँ पे ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए कदम उठाए गए थे। तो उसके अंतर्गत विज्ञान, गणित शामिल करना और कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शामिल करना भी शामिल था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड ऑथर आपको बताना है कौन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बॉर्डर्ड पावर कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, बी ऑप्शन है एस.एम. लिमसेट, सी ऑप्शन है आर बेंडिंग्स, डी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बॉर्डर ऑफ कंटेनर्स को आधुनिक राष्ट्रों की निर्णयात्मक विशेषता के रूप में किसने दिया है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, एंथनी गिडिंस महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम फूलों वाला, आप लोग बता सकते हैं थोड़ा सा भी अवेयर होके। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। तो नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है बताइए आप लोग? ए ऑप्शन है शिक्षा पर निवेश वांछनीय है, बी ऑप्शन है शिक्षा पर निवेश व्यर्थ का खर्च है, सी ऑप्शन है शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक उत्कृष्ट निवेश है, डी ऑप्शन है शिक्षा पर निवेश अनुत्पादक निवेश है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग? नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत हैं, क्या सिद्धांत है? कि जो नई शिक्षा नीति है यह जो है शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट निवेश है। ठीक है, यह मुख्य सिद्धांत है किसकी? नई शिक्षा नीति की। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं बताइए आप लोग? तो ए ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है डेनियल लर्नर, सी ऑप्शन है डेनियल थार्नर, डी ऑप्शन है एलेक्स इंकिल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड द मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डेनियल लर्नर महोदय। ठीक है, ये थोड़ा सा डेनियल लर्नर और डेनियल थार्नर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग ये पहले बुक याद कर लें कि पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट नामक बुक लिखा है किसने? डेनियल लर्नर ने। ठीक है, और जो भारतीय जनसंख्या की जो मालिक, किसान और मजदूर में बांटा है डेनियल थार्नर महोदय ने। ठीक है, तो बुक लिखा गया है ये डेनियल लर्नर ने। ठीक है, आप कन्फ्यूजन के लिए पहले आप कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे बुक याद करें। ठीक है, और कहीं पे लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं, आप याद करेंगे याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है? शहरी क्षेत्रों में पानी की जो समस्या है को निम्नलिखित में से कौन से कारक संबोधित करते हैं? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है शहरी विकास को सीमित करना, बी ऑप्शन है वर्षा जल संचयन उपायों को कड़ाई से लागू करना, सी ऑप्शन है जल निकायों को डंपिंग यार्डों में परिवर्तित करने पर रोक लगाना, डी ऑप्शन क्या है? पानी के मूल्यों का निर्धारण। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि जो शहरी क्षेत्रों में पानी की जो समस्या है यह निम्नलिखित में से कौन से कारक को संबोधित करते हैं? तो पानी की कमी की समस्या कौन से कारक को संबोधित करते हैं? कि पानी का मूल्यों का निर्धारण। ठीक है, पानी के मूल्य का निर्धारण, क्योंकि पानी तो फ्री में है लेकिन यह शहरों में जो है पानी की कमी होने के कारण वहाँ पर पानी बेचा जाता है, तो उसका मूल्य जो निर्धारण है यह जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पानी की समस्या कौन से कारक संबोधित करते हैं? पानी का मूल्य निर्धारण। इतना पर्याप्त है पानी कि चाहे आप जितना भरिए, लेकिन जब शहरों में पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती, कमी हो जाती कि पानी का मूल्य का निर्धारण किया जाता है, पानी
बिकने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, पानी का मूल निर्धारण जो है पानी की कमी की समस्या को संबोधित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, यह किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही में भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है आर बेंडिंग्स, डी ऑप्शन है टिक्के ओमन, डी ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि किसका मानना है कि जो केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, किसने? आर बेंडिंग्स महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? निर्धनता अध्ययन की समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि वे, ए ऑप्शन है निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, बी ऑप्शन है इसे गरीबी रेखा के ऊपर के रूप में परिभाषित करते हैं, सी ऑप्शन है परिवार में असमान हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो निर्धनता के अध्ययनों को जो समाजशास्त्रियों द्वारा प्रायः आलोचना की जाती है क्योंकि यह जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है निर्धनता को सीमित नज़रिए से देखते हैं, इसे गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, सी ऑप्शन है परिवार में हिस्सेदारी की अस्वीकार नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करेक्ट ऑप्शन? ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो है गरीबी की संस्कृति जो है एक कॉन्सेप्ट है, यह किसने दिया है? यह दिया गया है ऑस्कर लेविस महोदय। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो गरीबी का जो संस्कृति है यह जो है हस्तांतरण होती रहती है। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ऑस्कर लेविस महोदय ने दिया है, जिसे हमें पढ़ना चाहिए और इससे पढ़ने से हमारा जो है काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। कि हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि उनको गरीब क्यों बनाया गया है, इनको अमीर क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं तो आप पढ़ते जाते हैं तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अब जैसे जैसे इंसान पढ़ाई कर रहा है, चीज़ें समझ रहा है, वैसे वैसे जो दुनिया में गरीबी घटती जा रही। आज सबके पास रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध है और जो भी आज जो है मेहनत कर रहा है तो उसको जो है खाना मिल ही रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे मेहनत करते जाएगा उसका जो है लाइफ स्टाइल, उसका जीवन बेहतर होते जाएगा। तो हमें ऑस्कर लेविस का ये जो कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ना चाहिए गहराई में जाके। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? मालिक, किसान, मजदूर भारत की, देखिए आ गया है यहाँ पे, भारत की कृषि जनसंख्या को निम्न में से किसने 3 भागों में बांटा है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है डी एन धनागरे, बी ऑप्शन है ए आर देसाई, सी ऑप्शन है कैथलीन गॉफ, डी ऑप्शन है डेनियल थार्नर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मालिक, किसान और मजदूर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं क्यों ये इस क्वेश्चन मालिक, किसान, मजदूर भारत की कृषि जनसंख्या को निम्न में से किसने 3 भागों में बांटा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेनियल थार्नर महोदय। ठीक है, तो आपको डेनियल लर्नर और डेनियल थार्नर महोदय में ये 2 क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है और यही 2 क्वेश्चन लगातार मैंने अध्ययन किया तो मुझे ये इतने दिनों के एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चलता है कि यही 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लें ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मालिक, किसान, मजदूर डेनियल थार्नर महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है, मैंने इतने वर्षों में एक चीज़ ज़रूर देखा है कि जो थिंकर्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं और बुक्स नेम याद कर लेते हैं और तो आपको जो है एग्ज़ाम में क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और जब आप उसको कई बार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो चीज़ें जो है आपको एकाएक याद आने लगती हैं और आप जो है सिर्फ कीवर्ड के द्वारा, सिर्फ आप जो है एक नज़र में पढ़ेंगे, आपको नहीं याद, आप कीवर्ड पकड़ेंगे, आपको चीज़ें याद आ जाती कि हाँ ये किसने बोला है, ये किसने कहा है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें माइंड में एकदम क्लियर होती जाती है। तो एक बार की तो हमको ये लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप रेगुलर मेहनत करते जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती हैं। तो कभी भी मेहनत जो है
व्यर्थ नहीं जाता है, या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही है। तो कहते हैं कि माँ सरस्वती कभी भी किसी का ऋण नहीं भूलती हैं, वो अपना ऋण चुकाती ही चुकाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन है एन.के. बोस, बी ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, सी ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, डी ऑप्शन है डेविड हार्डी मैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पीजेंट लाइफ इन इंडिया नामक बुक लिखा गया है एन.के. बोस द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है गॉर्फिंकल, एच गॉर्फिंकल, बी ऑप्शन है एल्फ्रेड शुट्स, सी ऑप्शन क्या है? एल लकमैन, डी ऑप्शन है पीटर एल बर्जर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किसने लिखा है? एल्फ्रेड शुट्स महोदय ने। ठीक है, और द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, ये बुक किसने लिखा है? हीगल महोदय ने। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लें। और यहाँ पे जो है जो सोशल वर्ल्ड है, अगर यहाँ पे आ जाएगा द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, तो ये लिखा गया है एल्फ्रेड शुट्स द्वारा। और अगर यहाँ पे माइंड है तो ये क्या हो जाएगा? हीगल का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। और आप स्क्रीन जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, या फिर जो है कहीं पे दीवार पे या कहीं पे लिख के रख लें। और याद जितनी बार आप देखेंगे आपका कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा और दिमाग में बैठते जाएगा चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 46 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? एल्फ्रेड शुट्स द्वारा। ठीक है, ये दा होगा। ठीक है, लेकिन ठीक है कोई ना, बी ऑप्शन, क्योंकि ये दी और दा उसके हिसाब से लगाया जाता है ना, वॉवेल के अकॉर्डिंग, है ना। फिर एक मिनट, हाँ अब फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 क्या है? ओहो, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्न में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है एकता, बी ऑप्शन है विविधता, सी ऑप्शन है विविधता में एकता, डी ऑप्शन है इनमें में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है इसमें जो जजमानी प्रणाली पाई जाती है, जो जजमानी व्यवस्था है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण होता है विविधता में एकता का। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय जो समाज है यह जो है कई स्तरों में बटा हुआ है। ठीक है, और उच्चता नीचता जो भी जैसी चीज़ें भी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे भी जजमानी प्रणाली बहुत अच्छे से कार्य करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? विविधता में एकता का जजमानी प्रणाली उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है जे डरीडा, बी ऑप्शन है एल्फ्रेड शुट्स, सी ऑप्शन है लुइस अल्थ्यूजर, डी ऑप्शन है ई हुर्सल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसके विचार यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्फ्रेड शुट्स महोदय जो है यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रिया का वाद का सम्मिश्रण इनकी जो है अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? किसने कहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए आप लोग? ए ऑप्शन है एल्फ्रेड शुट्स, बी ऑप्शन है एच गारफिंकल, सी ऑप्शन है एन गलकमान, डी ऑप्शन है पीटर एल बर्जर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बताएं आप लोग? कि ये स्टेटमेंट किसका है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं का वेबर का कार्य सुझावात्मक है यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। तो ऐसा स्टेटमेंट है एल्फ्रेड शुट्स महोदय का। ठीक है, किसके बारे में? मैक्स वेबर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निजात वैज्ञानिक निम्न में से इच्छुक होते हैं
ए ऑप्शन है सूक्ष्म संरचनाएं, बी ऑप्शन है दीर्घ संरचनाएं, सी ऑप्शन है ना तो सूक्ष्म और ना ही दीर्घ प्रणाली, डी ऑप्शन है कलापूर्ण प्रणालियाँ जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। तो जो निर्जात वैज्ञानिक हैं निम्न में से इच्छुक होते हैं, किसके इच्छुक होते हैं, कलापूर्ण प्रणालियाँ जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। ठीक है, तो निर्जात वैज्ञानिक कलापूर्ण प्रणालियाँ जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं उनके इच्छुक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे जो है टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स जो है हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट बनाए रखें। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।